हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक लेकर करके, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में पालकालीन स्थापत्य शैली। काफ़ी डिटेल से समझेंगे। हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे तीन रूपों में। पहले हम समझेंगे कि पाल स्थापत्य में क्या क्या हमें देखना है। हमें देखना है, तीन चीज़ देखना है। पहला, हम यहाँ पर देखना है भवन निर्माण देखना है। दूसरा, हमें देखना है मूर्ति की निर्माण शैली। और तीसरा, हमें देखना है वो बौद्ध से, को बुद्ध से संबंध करना, बौद्ध धर्म से संबंध करना है। बौद्ध जो है ना, बौद्ध धर्म से जो है इसके संबंध को देखेंगे। ठीक है, तो तीन रूपों में बांट के देखेंगे, भवन, मूर्ति कला और बौद्ध धर्म से इसके संबंध को देखेंगे। और जैसा कि हम अभी लेकर के चल रहे हैं जीएस पेपर 1 का जो टॉपिक है उसको लेकर के चल रहे हैं, मेंस वाले टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, मौर्य स्थापत्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पूरे ये जो पालकालीन स्थापत्य शैली है, जो सिलेबस का डिमांड है, वे पूरे हम इसको कंप्लीट करेंगे आज के इस टॉपिक में। तीन रूपों में देखेंगे, भवन निर्माण शैली कैसी थी उसकी, इसके बाद मूर्ति की शैलियाँ देखेंगे और बौद्ध धर्म से इसको लिंक कर कर देखेंगे। ठीक ना, यही तीन रूप जो है मेंस आंसर राइटिंग में लिखना भी होता है। इसके बाद देखेंगे कि इतिहासकारों का क्या मत है, इन स्थापत्य शैलियों में इतिहासकारों का क्या मत है, उनका क्या विचार है। तो काफ़ी डिटेल से देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जो भी दोस्त चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पिछले हमने जो भी पढ़ाया था मौर्य स्थापत्य शैली, उसका सारा पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जा करके उसकी पूरी पीडीएफ को देख सकते हैं, एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। और जितने भी हम पीडीएफ लेकर के आए हैं वो सारे पीडीएफ में क्या है कि हम पॉइंट वाइज चर्चा किए हैं। ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में जब हमें पॉइंट याद रहेगा, मुख्य बिंदु याद रहेगा, तो आंसर राइटिंग लिखने में जो है हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। अगर सारे पॉइंट हमें क्लियर है कि भवन निर्माण में कौन कौन से उसकी विधियाँ थी, क्या प्रचलन था, मूर्ति कला उसकी कैसी थी, और बुद्ध से में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, अगर ये हमें याद रहेगा, पॉइंट के रूप में याद रहेगा, तो वहाँ पर जब हम मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे तो लिंक करने में हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी, आसानी मिलेगी। ठीक है, तो तीन रूपों में बांट करके हम पढ़ेंगे, उनकी पूरी व्यवस्था को जानेंगे। इसके बाद हम जल्द ही जो है आप लोगों के लिए 71वीं बीपीएससी के लेकर करके हम पीटी के लिए स्पेशल एक क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उसमें हम सारा जितना भी टॉपिक है पीटी का और इससे संबंधित जो PYQ है, क्वेश्चन आंसर है प्रीवियस ईयर प्लस जो हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा, वे सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे और उसके डिटेल को समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार कर रहे हैं कि जो भी दोस्त नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। जो आपको दिक्कत तकलीफ हो रही है, जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमें टॉपिक को कंप्लीट करें, कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे वो टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, एक स्पेशल वीडियो बना कर। ठीक है, टेलीग्राम पर जो नहीं जुड़े टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो बहुत सारे जो है पीपीटी आपके लिए बना करके लाए हैं। ठीक है, उसमें सारी डिटेल से हम चर्चा करेंगे, इसके स्थापत्य शैली की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भवन निर्माण की शैली, क्योंकि हमने इसे तीन रूपों में बांट कर देखा है, भवन, मूर्ति और बुद्ध से इसका लिंक करेंगे। ठीक है, जो कुछ टेक्निकल टर्म आएगा, पॉइंट आएगा, उसको हम अलग पीडीएफ में तैयार किए हैं। ठीक है, इसी समय जो हम उसका जिक्र कर लेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम देखेंगे भवन निर्माण की शैली। तो ये बात याद रखिएगा कि बुद्ध मौर्य हमने देख लिया, मौर्य के बाद गुप्त कालीन में जो परिवर्तन हुआ मूर्ति और स्थापत्य में, उसी की कड़ी में पाल आता है। लगभग 8वीं सदी से लेकर के जो है ये 12वीं सदी तक इनके पूरे शासनकाल रहा।
और इसके क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से बिहार के टॉपिक में देने का मतलब हुआ कि मुख्य रूप से पाल कालीन का जो प्रभावित इलाका था, क्षेत्र था, वे क्षेत्र क्या था, बिहार और बंगाल, है ना। बिहार और बंगाल में जो है काफी इसका प्रभावी इलाका था। यहीं पर जो इसकी राजनीति भी क्रियाकलाप को देखा गया और जितने भी स्थापत्य शैलियां हैं वे इन्हीं दोनों क्षेत्र में देखा गया। इसके साथ साथ जो है अदर मतलब विदेशी क्षेत्र में भी जो है इन्होंने प्रचार के रूप में काफी योगदान दिया, मूर्ति शैली और भवन निर्माण के साथ साथ जो है बौद्ध के प्रचार में इन्होंने काफी भूमिका निभाई। ठीक है, तो हम समझेंगे बारी बारी से। इस दौर में आते आते जो है पत्थर तो था ही, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुख्य रूप से जो है भवन निर्माण शैली में ईंटों ने अपनी जगह बना ली थी, पक्की ईंटों ने जो है अपनी जगह बना ली थी, ठीक ना। वही देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पालकालीन भवन निर्माण शैली भारतीय स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से बिहार और बंगाल में विकसित हुआ। मुख्य रूप से जो है यह बंगाल और बिहार में देखने को मिलता है। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रसार जो स्थापत्य कला भी जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बौद्ध तो था ही, इसके साथ साथ जब हम गुप्त की अगर बात करेंगे तो गुप्त काल से ही जो है हिंदू धर्म की जो है परंपराएं जो है वहां पर चलने लगी। हिंदू धर्म की मूर्तियां और मंदिरों का निर्माण जो किया जाने लगा। तो इसी कड़ी में पाल में भी जो है बौद्ध तो था ही, बौद्ध के साथ साथ जो है हिंदू धर्म की परंपराएं जो है वहां पर मूर्ति और मंदिर का जो है निर्माण देखने को मिलता है, ठीक है, उनका भी संरक्षण हुआ। साथ साथ बौद्ध का भी यहाँ पर संरक्षण हुआ, बौद्ध धर्म का भी संरक्षण हुआ। तो यही बोल रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव स्थापत्य कला का स्पष्ट रूप से यहाँ पर भी दिखाई देता है। और इसके बाद पाल के बाद तो जैसे बौद्ध धर्म का जो है धीरे धीरे क्या हो गया, पतन होना यहाँ पर चालू हो गया, ठीक है। तो अगर इसकी मुख्य विशेषता देखा जाए, भवन निर्माण शैली की अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो हमने बताया ना कि इस समय दौर में आते आते जो है मुख्य जो है जो निर्माण की जो भवन निर्माण का जो मुख्य सामग्री था वो पक्की ईंटों ने ले लिया था, है ना, पक्की ईंटों ने ले लिया था। तो यही है कि पालकालीन स्थापत्य मुख्य रूप से जो है क्या था, ईंटों पर आधारित था। पत्थर तो था ही, ईंटों पर आधारित था। उनके प्रमुख उदाहरण आप देख सकते हैं, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी महाविद्यालय। नालंदा की बात करें तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना जो है गुप्त काल में ही हो गया था, कुमार गुप्त के द्वारा, है ना। और पाल काल में जो है इसकी संरक्षण मिला, बौद्ध धर्म से क्योंकि संबंधित था तो इसका संरक्षण मिला और इसका जो है जीर्णोद्धार कराया गया, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये हमने देखा ईंटों ने अपनी जगह बना ली थी यहाँ पर। फिर है महाविहारों का निर्माण किया गया, बौद्ध भिक्षुओं और जो महावीर की जो अनुयायी थे उनके लिए जो है भिक्षु थे उनके लिए जो है महाविहारों का निर्माण कराया गया। उनकी जो तपस्या थी, तपस्या करने के लिए, आराध्य करने के लिए जो है महाविहार का निर्माण किया गया। हालांकि पाल शासक ने कई बौद्ध महाविहार बनाए जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख थे। विक्रमशिला, नालंदा, नालंदा तो पहले से बना हुआ था, है ना। उदंतपुरी याद रखिएगा, उदंतपुरी यहाँ पर प्रमुख था, ठीक है। स्तूप और मंदिर निर्माण की भी शैलियां यहाँ पर देखी गई। इस काल में बौद्ध स्तूपों और मंदिरों का भी जो है देखिए निर्माण हुआ था, है ना। इसमें से कई संरचनाएं जो है काले बेसाल्ट पत्थर से बनी थी। कैसे बनी थी? काले बेसाल्ट पत्थर से बनी थी। देख लेते हैं कि प्रमुख भवन निर्माण की अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, गोपाल ने नालंदा जो नालंदा में जो है महाविहार का निर्माण, देखिए ये याद रखिएगा कि निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था, निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था, कुमार गुप्त के द्वारा हुआ था। इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था, है ना, मतलब इसका जो है फिर से जो है इनकी मरम्मत कराई थी। और इसी कड़ी में आप याद रखिएगा जो धर्मपाल थे, जो गुप्त काल के जो आगे के जो साम्राज्य शासक थे धर्मपाल, उन्होंने क्या किया कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके संचालन के लिए 200 गांव का जो कर था उन्होंने जो है दान स्वरूप इसके संचालन के लिए दिया था बौद्ध भिक्षुओं के, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में, याद रखना है। यह जो है प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ हजारों छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। उसी कड़ी में अगर देखा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय
तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म और तांत्रिक शिक्षा का केंद्र दिया गया था। यहाँ पर जो है अब इस कड़ी में आते आते, इस दौर में आते आते क्या हुआ था कि जो बौद्ध जो धर्म था उसमें तंत्र मंत्र का भी जो है प्रकोप देखने को मिल जा रहा है, और इसकी शिक्षा जो है विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसमें यहाँ पर दी जा रही थी। आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर यही है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की यह फिगर है। उसके बाद उदंतपुरी महाविहार, उदंतपुरी महाविहार का निर्माण भी कराया गया। गोपाल द्वारा स्थापित यह एक प्रमुख बौद्ध शिक्षण संस्थान था। यहाँ की कांस्य मूर्तियां और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो है कई कांस्य मूर्तियां और अभिलेखों की जो है प्राप्ति हुई है। फिर है सोमपुर महाविहार। सोमपुर महाविहार क्या था कि धर्मपाल ने बंगाल में सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था। कहाँ था यह? तो बंगाल में था। तो बंगाल में धर्मपाल ने जो है सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। यह बौद्ध स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरणों में से देखा जाता है। फिर है पहाड़पुर मंदिर। पहाड़पुर मंदिर धर्मपाल के शासनकाल में जो है पहाड़पुर मंदिर का निर्माण किया गया। यह गर्भ चैत्य युक्त था और इसकी शैली दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली हुई थी। याद रखना है, जो पहाड़पुर मंदिर था वो धर्मकाल के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया, और यह गर्भ जो है चैत्य युक्त था और इसकी शैली दक्षिण पूर्व एशिया तक के थी, फैली हुई थी। आगे देख लेते हैं रामावती नगर। रामपाल ने रामावती नगर बनाया। यह जो यहाँ और वहाँ जो है भवन तथा मंदिर भी बनाए गए। माने भवन भी चल रहे थे, साथ साथ मंदिर भी, क्योंकि हिंदू प्रकोप वहाँ पर देखने को मिल रहा था। हिंदू धर्म का भी प्रचार धीरे धीरे काफी जोरों शोरों पर था, तो मंदिरों का भी जो है निर्माण किए जाने लगा। एक बात यहाँ पर और ऐड की है कि वाराणसी के मंदिर, मतलब महीपाल प्रथम ने अपने भाइयों स्थिरपाल और बसंतपाल के साथ मिलकर के वाराणसी में कई मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसी कालीन पालकालीन स्थापत्य शैली ने जो है नेपाल में, याद रखना, नेपाल में, तिब्बत में, दक्षिण पूर्व एशिया के काल में भी जो इसकी प्रभावशाली देखने को मिलता है। नेपाल में भी देखने को मिलता है, तिब्बत में देखने को मिलता है, दक्षिण पूर्व जो एशिया है, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ भी इसकी प्रभाव को देखने को मिलता है। आगे कुछ और बिंदुओं की अगर चर्चा कर ले तो अगला बिंदु टॉपिक लेकर के आए हैं पालकालीन मूर्तियों की तकनीकी। ठीक है, पालकालीन की जो मूर्तियां निर्माण की जो शैली थी उस शैली को हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी अगर देखा जाए कि पालकालीन मूर्ति कला तकनीक जो है अत्यंत विकसित हो गया था। इस दौर में आते आते तकनीक का विकास हुआ। ठीक है, इसमें जो है कांस्य, प्रस्तर और मृण मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। क्या था? मृण मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। इस काल में मूर्तियों में अलंकरण, सूक्ष्मता, आध्यात्मिकता का जो है गहरा प्रभाव देखने को मिलता है ना। याद रखना है कि इसमें अलंकरण, जैसे कि हमने देखा था मौर्य काल में भी जो है यक्षिणी की मूर्तियों में अलंकरण देखने को मिल रहा था। ठीक है, लेकिन इस दौर में आते आते जो है और यह सूक्ष्मता से इसमें ऐड किया गया। सारे चीज को जो है, जो मूर्ति की जो स्ट्रक्चर थी, बनावट थी, और उसमें जो जीवंतता उतारी गई वो काफी सूक्ष्मता से उतारी गई। अलंकरण मतलब उनकी जो सजावट, वस्त्र निर्माण, है ना, और अदर मतलब हाथ में जो अलग अलग मतलब अस्त्र शस्त्र का जो है वो यहाँ पर दिया गया, वो काफी सूक्ष्मता से उकेरा गया। आध्यात्मिकता की गहरा प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। अगर हम कुछ इसकी विशेषताओं की बात करें, इस दौर की मूर्ति की अगर विशेषताओं की बात करें तो कांस्य मूर्तियां, मतलब कांसे की मूर्तियां जो है इस दौर में देखने को मिलने लगी थी। ठीक है, हालांकि पाल काल में कांस्य मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। कांसे की जो मूर्तियां थी उसका निर्माण जो है बड़े पैमाने पर देखने को मिला। ये मूर्तियां सांचे में ढालकर, अभी हम देखेंगे कि कौन सा वो सांचा था, कैसे बनाई जाती थी। अभी भी इसका प्रयोग किया जाता है, वर्तमान समय में भी आप लोग देखते होंगे तो इसका प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तरह की जिसमें उसकी बनावट अत्यंत सटीक और सुंदर होती थी। मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक
इस तकनीक के बारे में समझेंगे डिटेल से, एक हम इस लेकर के आए हैं। लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग किया जाता था, जिसमें पहले मोम की आकृति बनाई जाती थी, फिर उसे मिट्टी से ढाला जाता था और अंत में जो है पिघले हुए धातु से जो है से भर करके अंतिम रूप से दिया जाता था। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं, इस तकनीक के बारे में हम थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। हाँ देखिए, है ना, लॉस्ट वैक्स तकनीक क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, मोटा मोटी अगर हम बात करें आप लोगों की, पहले क्या किया जाता था कि मोम का एक जिसकी आकृति बनानी होती थी, जिस चीज की आकृति बनानी होती थी, मोम का हम आसानी से पहले हाथ से उकेर कर जो है मोम की एक स्ट्रक्चर बना लेते थे। अब उस पर क्या करते थे कि मोम के ऊपर जो है धातु या कोई भी तरल पदार्थ जो है रख करके जो है उस पर गिरा करके एक ढांचा तैयार करते थे। ठीक, एक अंदर से ढांचा तैयार करते थे, और क्या होता था जब ढांचा जम जाता था तो जमने का उसको गर्म करते थे, गर्म करने के बाद क्या होता था, मोम पिघल करके नीचे आ जाती थी। ठीक, जब मोम पिघल जाता था तो उसमें एक ढांचा बनता था। अब उस ढांचे में हम क्या करते थे, कांसे, सोना, चांदी, जो भी होता है, जिस धातु की मूर्ति बनानी होती थी उसे उसमें डाल करके जमाते थे, और उसके बाद उसको जब हटाते थे तो एक आकृति हमें मिलती थी। तो इसी तकनीक को हम कहते हैं लास्ट वैक्स तकनीक कहते हैं। हालांकि देखिए, यह प्राचीन धातुई ढलाई विधि है जिसका उपयोग कांच, सोना, चांदी, अन्य धातुओं की मूर्तियां और कलाकृति बनाने के लिए की जाती थी। यह तकनीक लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व से प्रचलित है, माने बहुत पुराना यह तकनीक था, और आज भी यह तकनीक देखने को मिलता है। और आज भी जो है कई स्थानों पर देखे ना इसकी उपयोग देखने को मिलता है। अब इस तकनीक में होता क्या था, सबसे पहले मोम की आकृति बनाई जाती थी। सबसे पहले जो है कलाकार मोम यानी वैक्स, मोम को इंग्लिश में वैक्स कहते हैं, ये जो है मूर्ति या वस्तु का जो है मॉडल तैयार करता था। ठीक, मोम पर उकेर करके जो है एक मॉडल तैयार करता था जिसकी हमें बनानी होती थी। मॉडल तैयार करना, इस मोम की आकृति को मिट्टी या प्लास्टर से जो है ढक दिया जाता था, मिट्टी या प्लास्टर से ढक दिया जाता था, जिससे एक मोल्ड बन जाता था। ठीक, इसके बाद क्या करते थे कि मोम को निकाल लेते थे, मोल्ड को गर्म किया जाता था। ठीक, जिससे मोम पिघल करके बाहर आ जाती थी और अंदर खाली जगह बच जाता था। अब क्या करते थे, वही खाली जगह में हम धातु पिघला कर डाल देते थे। ठीक, धातु पिघलाने के बाद फिर जो मोल्ड बना उसको हटा देते थे, एक हमें धातु की स्ट्रक्चर मूर्तियां बन जाती थी, दिखाई देती थी। ठीक है, अब इसमें धातु का डालना, इस खाली स्थान में पिघली हुई धातु जैसे कांच या सोना इसमें डाली जाती थी। उसके बाद मोल्ड को तोड़ दिया जाता था। जब धातु ठंडी होकर के सख्त हो जाती थी तो मोल्ड को तोड़कर मूर्ति या वस्तु को बाहर निकाल दी जाती थी। अंतिम रूप देना, मूर्ति को तराश कर, चमका कर, अलंकरण करके अंतिम रूप जो क्या है उसे दिया जाता था। तो ये था आपका लास्ट वैक्स तकनीक विधि। तो इसके बारे में हमने देख लिया, ठीक, और समझ लिया। इसके बाद अगर बात करें तो बौद्ध गया, नालंदा, कुर्कीहार से प्राप्त कांस्य मूर्तियां इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। स्थान को याद रखिएगा, बोध गया से हमें देखने को मिलता है मूर्तियों का, जो अभी वर्तमान समय में जो खनन हुआ वहां से, मतलब देख बोध गया से उसकी देख रहे खनन के दौरान मिला, नालंदा से मिला, कुर्कीहार से मिला। ये सब नाम जो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रस्तर मूर्तियां मतलब पत्थर की मूर्तियां। तरह की इस काल की प्रस्तर मूर्ति मुख्य रूप से काले बैसाल चट्टान के बनी हुई, इससे बनी होती थी काले बैसाल। ये सब जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ये काला आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि इस दौर की जो मूर्तियां थी वो कैसी बनी हुई थी, वो काले बैसाल्ट पत्थर से बनी हुई थी। मूर्तियों को हस्त निर्मित तरीके से तराशा जाता, मतलब हाथों से उसकी जो है तराश करके बनाई जाती थी, जिससे इसमें अत्यधिक अलंकरण और सौंदर्य देखने को मिलता था। मूर्तियों के अग्रभाग को अधिक प्रमुखता से दी जाती थी, जिससे जो है उनका दृश्य प्रभाव बढ़ता था। अभी भी जब देखिएगा मूर्ति की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें देखिएगा कि अग्रभाग
में जो अलंकरण की जो प्रक्रिया है वह काफी सूक्ष्मता से दर्शाई जाती है। वर्तमान समय में भी ऐसे देखने को मिलता है, सूक्ष्मता से दर्शाते थे। पक्ष भाग पर उतना ध्यान न देते हुए जो है अग्र भाग को जो है हम काफी दृश्य प्रभाव बनाते थे। गया, नालंदा, राजगीर, भागलपुर इस शैली का जो है प्रमुख केंद्र होता था। ये जो शैली है, प्रस्तर निर्माण की जो शैलियां हैं, वो मुख्य केंद्र अगर देखा जाए तो गया, नालंदा, राजगीर, ठीक है, भागलपुर में जो इसकी मुख्य केंद्र देखने को मिला। फिर है मृण मूर्तियां, यानी मिट्टी की मूर्तियां। मृण मूर्तियां का मतलब हुआ मिट्टी की मूर्तियां। इस काल में मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी, ठीक है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। आज भी वर्तमान समय में मिट्टी की मूर्तियां जो है धार्मिक अनुष्ठानों और सजावटों के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें जो है बौद्ध था, हिंदू देवताएं, अन्य धार्मिक विषयों में इसका प्रदर्शन किया जाता था। मिट्टी की मूर्तियों को भट्ठी में पका करके मजबूत किया जाता था, ठीक है। मजबूती के लिए क्या करते थे, भट्टी जब उसकी स्ट्रक्चर बन गई तो उसको भट्टी में पकाते थे, तप्त करते थे ताकि वो ठोस और कठोर हो जाए। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट ऐड हुआ है, तांत्रिक प्रभाव और अलंकरण। मतलब गुप्त काल से ही जो है तंत्र मंत्र का प्रचलन जो है चालू हो गया था और बौद्ध धर्म पर जो है इसकी प्रभाव देखने को मिल रहा था। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो ब्रजयान, जो बौद्ध धर्म का एक शाखा है ब्रजयान शाखा, उसमें यह प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिल रहा था, तांत्रिक प्रभाव। पाल मूर्तियों में तंत्र और ब्रजयान बौद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। मूर्तियों में जटिल आकृतियां, अलंकरण, रहस्यमय प्रतीक शामिल थे। मूर्तियों में ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, चक्र मुद्रा, प्रवर्तन मुद्रा आदि प्रमुख था। हम बौद्ध बुद्ध को लेकर के एक वीडियो लेकर के आएंगे स्पेशल, जिसमें चर्चा करेंगे कि बौद्ध की अलग अलग मुद्राएं कौन कौन सी थी और इसकी क्या उपयोगिता थी और इसकी क्या मुख्य बिंदु थी। हम सभी मुद्रा को देखेंगे, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, सब 8 मुद्राएं हैं। वो 8 मुद्राओं को हम डिटेल से देखेंगे, एक अलग स्पेशल वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर स्पेशल वीडियो अगर क्वेश्चन आ जाता है बौद्ध पर, क्योंकि बिहार में जो है बिहार के अगर कोई भी एग्जाम को देखा जाए तो बौद्ध धर्म वहाँ पर क्या होता है, काफी मुख्यता से लिया जाता है। इस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। अभी पाल काल के मंदिर निर्माण की शैली, क्योंकि मंदिर का प्रचलन यहाँ पर चालू हो गया था, गुप्त काल से ही चालू हो गया था, ठीक है। मंदिर निर्माण की शैली तो उसी दौर में पाल काल आया, तो पाल में भी इसकी निर्माण की शैलियां कुछ कुछ विकसित हुई। यहाँ पर क्या है कि पाल काल में मंदिर निर्माण की कई शैलियां अपनाई गई, जो उस समय की स्थापत्य कला की विशिष्टता को दर्शाता है। इस काल में बौद्ध, हिंदू, तांत्रिक परंपराओं का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले कुछ शैलियां की बात करें तो महाविहार स्थापत्य, ये क्या था कि पाल शासकों ने कई बौद्ध महाविहार का निर्माण किया, ठीक है, जिसमें नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी ये आपके प्रमुख थे। इन महाविहारों में व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, छात्रावास और स्तूप शामिल थे। व्याख्यान कक्ष यहाँ पर था, पुस्तकालय शामिल थे, छात्रावास शामिल थे और स्तूप यहाँ पर शामिल था। इसका निर्माण मुख्य रूप से किससे हो रहा था, तो ईंटों से हो रहा था, ठीक है। अब स्तूप निर्माण शैली, पाल काल में बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ, जो मुख्य रूप से धार्मिक और अवशेषों को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते थे। स्तूप के बारे में हमने काफी डिटेल से देखा था। स्तूप शैली इसका मुख्य क्या था कि बौद्ध धर्म के जो धार्मिक अवशिष्ट था, ठीक है, बौद्ध धर्म का जो अवशिष्ट था उसके संरक्षण के लिए इसकी निर्माण की जा रही थी। इस स्तूपों में गोलाकार गुंबद, चौकर आधार देखने को मिलता है। स्तूपों में ध्यान मुद्रा में बैठने बुद्ध की मूर्तियां प्रस्तुत की जाती थी, ठीक है। तो हमने ये सब काफी डिटेल से देखा था, किसमें, मौर्य जब स्थापत्य की चर्चा कर रहे थे तो पूरी स्तूप के बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया था, तो उसमें काफी डिटेल से इसको हम चर्चा किए थे। अब देख लेते हैं नागर शैली का यहाँ पर प्रचलन हो गया था, ठीक। एक हम इस पर भी एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। जितने भी शैलियां हैं मंदिर निर्माण की, जितने भी शैलियां हैं, वे सारी शैलियां को एक एक कर करके देखेंगे, पिक्चर के फिगर के साथ देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा पाल को लेकर के चल रहे हैं, तो पाल में जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। जब आर्ट एंड कल्चर में एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे ना, मंदिर निर्माण की शैलियां,
बहुत सारी शैलियां हम देखने को वहां पर मिलेगा, उसको डिटेल से समझेंगे फिगर के साथ। कह रहा है कि पाल काल में हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ जिसमें नागर शैली अपनाई गई थी। ठीक, कह रहा है कि इस शैली में मंदिर का शिखर ऊंचा और सीढ़ीनुमा होता था। नागर शैली में जो मंदिर का जो निर्माण होता था इस ढंग से होता था, शिखर जो है काफी उसकी ऊंचाई में होते थे। इसमें देखिए गर्भगृह, मंडप, प्रदक्षिण पथ यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्रजियान और तांत्रिक शैली, पाल काल में तंत्र और ब्रजियान बौद्ध धर्म का प्रभाव स्थापत्य काल पर देखने को मिलता है। इस शैली में जटिल आकृतियां, अलंकरण और रहस्यमय प्रतीक शामिल होते थे। मंदिरों में अगर देखा जाए तो तारा, मंजूश्री, अवलोकितेश्वरी की मूर्ति जो है प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नेपाल और तिब्बत पर इसके प्रभाव प्रमुखता से देखने को मिला। पाल स्थापत्य शैली ने भारत के अलावा तिब्बत, नेपाल, जावा, दक्षिण पूर्व एशिया की कला को काफी प्रभावित किया। इस शैली की विशेषताएं इन क्षेत्रों की स्थापत्य कला में देखने को मिलती है। आगे बात कर लेते हैं। पाल काल के प्रमुख केंद्र की बात करें तो प्रमुख केंद्र कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र जहां हजारों छात्र अध्ययन करते थे। यहां से कई कांस्य मूर्तियां और अभिलेख आपको मिला है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा स्थापित एक प्रमुख बौद्ध शिक्षण संस्थान था, जहां से जो है तांत्रिक बौद्ध धर्म के कई जो है अवशेष देखने को मिला है। उदंतपुरी महाविहार गोपाल द्वारा स्थापित बौद्ध महाविहार जो पाल काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करता है। मुंगेर और भागलपुर, हालांकि यहाँ से पाल काल की कांस्य मूर्तियां और संस्कृति अभिलेख देखने को मिलता है। तो ये सब जगह का नाम याद रखना है, कहाँ से इसकी अवशेष निकाला गया, कहाँ से इसकी अवशेष जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो जगह का नाम काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। कुछ और बिंदुओं की बात कर लेते हैं। बौद्ध गया की बात करते हैं तो यहाँ पर पाल शासकों ने बुद्ध मंदिर, स्तूपों का निर्माण कराया। यहाँ से कांस्य और प्रस्तर मूर्तियां मिली है बहुत सारी। राजगृह की बात करें तो पाल काल में यह प्रमुख धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र था। पाल काल में जो है राजगृह एक धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ से बौद्ध और हिंदुओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है। कन्नौज की बात करें तो धर्मपाल ने यहाँ राज्य विस्तार किया और उसे पाल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। कौन विस्तार किया था? धर्मपाल ने जो है कन्नौज तक अपना विस्तार किया और उसे पाल साम्राज्य का हिस्सा बनाया, क्योंकि वहां से भी जो है पालकालीन अवशेष जो है देखने को मिलता है। आगे आपका है नेपाल और तिब्बत। पाल स्थापत्य शैली ने नेपाल और तिब्बत की कला को प्रभावित किया। यहाँ से पालकालीन मूर्तियां और अभिलेख की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, मूर्ति कला को देख लिया, कहाँ से इसके अवशेष मिला है वो हमने देख लिया। जगह का नाम काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। मूर्ति की जो निर्माण शैली थी उस निर्माण शैली को देख लिया। ठीक है, इसके साथ साथ हमने भवन निर्माण को देख लिया। अब कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से इसका संबंध देखते हैं। पाल काल का संबंध जो है बौद्ध धर्म से देखते हैं। तो पाल शासक की हमने ऊपर बात की, इसकी जो है 8वीं सदी से लेकर के लगभग 8वीं सदी से लेकर के जो है 12वीं सदी तक इसकी काल प्रभाव को देखा जाता है पाल का। तो इसी दौर में जो है बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का एक महत्वपूर्ण चरण था। पाल काल में जो है बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान का एक मुख्य चरण था, महत्वपूर्ण चरण था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कारण क्या था कि ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब देखा जाए संबंध कैसे निकालेंगे तो पॉइंट बना करके हम लाए हैं। सबसे पहले पाल शासकों का संरक्षण। तो पाल शासक महायान और ब्रजयान बौद्ध धर्म का समर्थन करता था। जो बौद्ध धर्म में जो दो था, एक महायान था, एक ब्रजयान धर्म था, तो वे दोनों का यहाँ पर संरक्षण दिया। किसने? पाल शासकों ने संरक्षण दिया। ठीक, उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी महाविहारों का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है विद्वानों का संरक्षण दिया। फिर है बौद्ध धर्म का शिक्षा का विकास किया उन्होंने। नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे। यह
तांत्रिक बौद्ध धर्म और ब्रजयान परंपरा का अध्ययन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर बौद्ध धर्म का प्रचार किया उन्होंने अन्य देशों में जाकर के, जैसे कि नेपाल, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार देखने को मिलता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ब्रजयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। ब्रजयान धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पर जो तंत्र मंत्र की भी शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं बौद्ध मूर्तियों और स्थापत्य। तरह की पाल काल में बुद्ध, बोधिसत्व और तारा की मूर्तियां बनाई जाती थी। बुद्ध थे, बोधिसत्व थे और तारा की मूर्तियां बनाई जाती थी। बौद्ध स्तूपों और मंदिरों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। हिंदू धर्म के साथ जो है प्रतिस्पर्धा, क्योंकि इस दौर में जो है हिंदू धर्म भी काफी फला फूला, इस दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिला। इस काल में हिंदू धर्म भी प्रभावशाली था, जिसने बौद्ध धर्म को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए जो है एक संघर्ष करना पड़ा। बौद्ध धर्म में तांत्रिक परंपराओं का समावेश हो गया। इस दौर में आते आते क्या हुआ? बौद्ध धर्म में जो है तांत्रिक समावेशों का प्रवेश हो गया और बुद्ध को जो है हिंदू धर्म से लिंक करके देखे जाने लगा, क्योंकि अब इस दौर में आते आते बुद्ध धर्म के जो कई सारी मुद्राएं का प्रचलन होने लगा। ठीक है, जिसका संबंध जो है हिंदू धर्म से देखने को मिलता है। 8 मुद्राओं की हम चर्चा करेंगे। पाल काल में बौद्ध धर्म को नई ऊर्जा प्रेरणा मिली, जिससे जो है यह भारत के अन्य देशों में फिर से देखने को मिला, प्रचलन इसका हुआ। अब देख लेते हैं कि इतिहासकारों के क्या मत है। इसमें जो इतिहासकार है, जो पालकालीन स्थापत्य है, उसमें इतिहासकारों का क्या मत है, क्योंकि इतिहासकारों का मत अगर हम ऐड करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर में ऐड करते हैं तो काफी जोरदार हो जाता है। तो इतिहासकारों का क्या मत है इस पर अगर थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर है तारानाथ। तारानाथ कहते हैं, उन्होंने उल्लेख किया कि पाल शासकों ने नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुर जैसे महाविहार का निर्माण किया, जिससे बौद्ध शिक्षा का जो है बढ़ावा मिला। फिर आर.डी. बनर्जी क्या कहते हैं, उन्होंने पहाड़पुर के मंदिरों का अध्ययन किया था। पहाड़पुर ऊपर हम चर्चा किए थे, पहाड़पुर के मंदिरों का अध्ययन किया और उसे खुले छत वाला प्रकोष्ठ बताया, जो अन्य भारतीय मंदिरों से अलग था। डी.डी. चट्टोपाध्याय का क्या कहना है, उन्होंने इसे सर्वतोभद्र शैली से जोड़कर देखा। कौन सा शैली से जोड़ा? सर्वतोभद्र शैली से जोड़कर देखा और कहा कि पाल स्थापत्य में चौकोर गर्भगृह, प्रत्येक दिशा में प्रवेश द्वार और चारों कोनों में जो है छोटे कक्ष देखने को मिलता है। तो इनका वाला जो काफी जोरदार पॉइंट है, तो इनको याद करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, याद रखिएगा, सर्वतोभद्र शैली से जोड़ करके देखा। ठीक है, पालकालीन स्थापत्य को। और इन्होंने बताया कि इनके स्थापत्य में चौकोर गर्भगृह, जो गर्भगृह होता था जहां पर ईश्वर रहते थे, वो कैसा था? चौकोर था और प्रत्येक दिशा में प्रवेश द्वार था। इस प्रकार देख रहे थे ना, स्तूप में 4 दिशाओं में आपका जो है द्वार देखने को मिल रहा था, उसी प्रकार बोल रहे हैं कि प्रत्येक दिशा में प्रवेश द्वार था और चारों कोने पर छोटे छोटे कक्ष बने हुए थे। ठीक, फिर मार्शल का क्या विचार है, तो उन्होंने पहाड़पुर के मंदिर के गर्भ चैत्य युक्त बताया, जो बौद्ध स्थापत्य का एक अनूठी विशेषता थी। फिर एक केसी श्रीवास्तव इन्होंने बताया, उन्होंने पाल स्थापत्य को साधारण कोटि की मानी। केसी जो श्रीवास्तव थे, उन्होंने पाल स्थापत्य को साधारण कोटि की मानी, लेकिन उनके प्रभाव को दक्षिण पूर्व एशिया का विस्तार बताया। साधारण कोटि को तो माना उनके स्थापत्य को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो इसका विस्तार हुआ है वह काफी जो है अमूल्य है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये देखा कि पालकालीन जो क्वेश्चन बनता है मेंस में, तो 3 भागों में बांट करके हमने देखा, भवन, मूर्ति और बौद्ध धर्म से इसके संबंध। लेखकों के मत याद रखना है, ईस्वी नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जगह का नाम याद रखना है, कहाँ से क्या मिला है। इन जगहों को जब हम ऐड करते हैं ना तो काफी वहां पर जो है बेस्ट हो जाता है। तो ये एक क्लास में जो है हमने क्या किया कि पूरे
जो पालकालीन स्थापत्य था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से हमने अभी 3 टॉपिक देख लिया। एजुकेशन शिक्षा को हमने काफी विस्तार से देखा। दूसरा टॉपिक हमने मौर्य को काफी विस्तार से देख लिया, पुरी को। और तीसरा टॉपिक हमने क्या देखा, पाल काल को पूरा विस्तार से देखा। चौथा टॉपिक आपका आ जाता है क्या चीज, चित्रकला पटना कलम। पटना कलम, पटना कलम आ जाता है। तो पटना कलम पर हम विचार करेंगे। अगले जो वीडियो आपके लिए बीच लेकर के आएंगे उसमें हम पटना कलम और चित्रकारी शैली पर बात करेंगे, जिसमें हम स्थानीय चित्रकला, ठीक है, इसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग की भी हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। अगर ये दोनों हम अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आर्ट वाला जो टॉपिक था और एजुकेशन वाला जो टॉपिक था जीएस पेपर 1 का, वो हम क्या करेंगे, पूरी डिटेल से खत्म कर लेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, इस पर जो आधारित क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसकी फॉर्मेट कैसे तैयार करना है उसकी हम चर्चा करेंगे, किस टाइप से हमें लिखना है उसकी हम काफी विस्तार से चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरा का हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। ठीक है, आप जा करके प्लेलिस्ट में जो पूरे वीडियो को एक आप तसल्ली निगाहों से देखिए। पूरी पीडीएफ को हमने टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ का जो है आनंद उठाइए। ठीक, नोट्स खुद से तैयार कीजिए और बुक पढ़ने का आदत डालिए, क्योंकि ये देखिए मोटा मोटी हम आपको समझा दिए। ठीक है, अब जो किताब है, किताबें जब आप पढ़िएगा, जब नए नए नाम को सुनिएगा, शब्दों को सुनिएगा, तो वहां पर आपको क्या होगा, समझने में काफी सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो आप बुक पढ़िए, बुक पर ज्यादा समय दीजिए। ठीक है, इधर उधर मतलब भटकने से बढ़िया है बुक पर ज्यादा समय दीजिए, तो आपके लिए काफी बेस्ट होगा। ठीक है, पढ़ने देते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे हम पटना कलम और चित्रकारी शैली को देखेंगे काफी विस्तार से, जो डिमांड है जीएस पेपर 1 का। ठीक है, ऊपरी डिमांड को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और जल्द ही हम आप लोग के लिए जो है लेकर के आएंगे फ्री के लिए, जिसमें हम पीटी के दौर पर कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके मुख्य टॉपिक को समझने की पूरी प्रयास